हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिरोसिस की, मतलब लिवर सिरोसिस की। जो लिवर सिरोसिस होता है एक क्रोनिक कंडीशन है कि इसको काफ़ी टाइम लगता है लिवर सिरोसिस होने के लिए। और लिवर सिरोसिस में जो लिवर की नॉर्मल सेल्स होती है उसके जगह फाइब्रोटिक सेल्स का आ जाना, उसको रिप्लेस कर देना, या जो लिवर सेल होती है वो एक तरह से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है और वहाँ पे एक टिश्यू स्कार फॉर्मेशन हो जाता है जिसको कि फाइब्रोटिक टिश्यू बोला जाता है। उसको बोलते हैं लिवर सिरोसिस। कि जो हेल्थी लिवर होता है जब वो फैटी लिवर के अंदर चेंज हो जाता है या फैटी लिवर हो जाता है, जिसको हम ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लिवर बोलते हैं, उसके अंदर फैट डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। और जिन कारणों से फैटी लिवर होता है उन्हीं कारणों से ये सिरोसिस भी होता है। कि इसकी अगली कंडीशन में लिवर जब फैटी लिवर हो जाता है तो जिन कारणों के वजह से ये फैटी लिवर होता है उन्हीं कारणों को हम लगातार यूज करते रहते हैं, तो उससे हो जाता है लिवर फाइब्रोसिस। और जब लिवर फाइब्रोसिस होता है तो उसके अंदर जो स्कार टिश्यू फॉर्म हो जाता है, जब ये स्कार टिश्यू फॉर्म हो जाता है तो ऐसा होते होते काफी टाइम बाद हो जाता है सिरोसिस। कि जो वहाँ पे जो लिवर की जो कनेक्टिव टिश्यू सेल्स है, जो उसकी नॉर्मल सेल है, वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वहाँ पे एक नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाता है। कि जो जिसको कि करेक्टराइज करते हैं कि जो रिप्लेसमेंट ऑफ लिवर सेल बाय फाइब्रोटिक टिश्यू, कि फाइब्रोटिक टिश्यू बन जाता है और वहाँ पे नोड्यूल अपीयरेंस हो जाता है। और वहाँ के जो उसका नॉर्मल लिवर का आर्किटेक्चर होता है, जो उसका नॉर्मल शेप एंड साइज होता है, जो नॉर्मल जैसा लिवर नॉर्मल होता है उसका डिस्टोर्शन हो जाता है और वहाँ पे नोड्यूल अपीयरेंस हो जाते हैं, ऐसे करके नोड्यूल्स बन जाते हैं। तो इसके अंदर जो मेन कारण हमने देखा गया है वो एक तो अल्कोहल का होता है। कि जो लोग ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन करता है, काफ़ी सालों तक ड्रिंक करते हैं, तो उनके अंदर ये सिरोसिस की कंडीशन आ जाती है। और बहुत सारों में वायरल कंडीशन की वजह से, जैसे हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, इन वायरल कंडीशन में भी एक लिवर सिरोसिस देखा जाता है। या जिन पेशेंटों में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होती है, कि बिना अल्कोहल के भी लिवर फैटी हो जाता है, जिनको कि डाइजेशन प्रॉपर ना होता है, जो बाहर का ज़्यादा खाते हैं या कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा यूज़ करते हैं या तला भुना ज़्यादा खाते हैं, उनके अंदर भी काफ़ी टाइम के बाद एक सिरोसिस होने की कंडीशन बनी रहती है। कि जो लिवर का जो एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है, कि लिवर का जो ट्रीटमेंट होता है वो अभी तक इसको ट्रीट नहीं किया गया, कि लिवर ठीक ही नहीं होता एक बार सिरोसिस तक पेशेंट पहुंच जाए तो बस जो उसकी मेन कॉम्प्लिकेशन होती है, कि जैसे पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ जाना, या एसाइटिस की कंडीशन हो जाना, या क्या बोलते हैं पोर्टल वेन में जब प्रेशर ज़्यादा ही बढ़ जाता है तो ब्लीडिंग होने के वो होते हैं, कि ईसोफेजियल या गैस्ट्रिक वेरिसिस बन जाती है, जो हमने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि वहाँ से भी ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, या पोर्टल हाइपर गैस्ट्रोपैथी होती है। तो हमें इसके जो मेन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनका मैनेजमेंट करना रहता है लिवर सिरोसिस की। एक बार पेशेंट लिवर सिरोसिस तक पहुंच गया तो हम लिवर से रीजनरेट नहीं हो पाता है दोबारा से बस उसमें हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, वो भी कंडीशन देख के। और क्या बोलते हैं इसके बस हमको जो इसमें कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कि लिवर सिरोसिस होने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो हम उसका मैनेजमेंट करते हैं। जैसे कोगुलोपैथी की कंडीशन आ जाती है, कि ब्लड के थक के बनना स्टार्ट ज़्यादा हो जाता है, ब्लड ब्लीडिंग हो जा रही है, रुकी नहीं रही है, तो ऐसे हमें दिखता है। क्योंकि ये सब जो कोगुलो फैक्टर्स होते हैं, जो कोगुलेशन में या ब्लड को थक्का बनाने के लिए जो एंजाइम्स यूज होते हैं, जो फैक्टर यूज होते हैं, वो सब लिवर से ही निकलता है। जब उनको निकलना बंद हो जाता है लिवर सिरोसिस की वजह से, तो वहाँ पे कोगुलोपैथी देखते हैं, ऐसे हाइपरस्प्लीनिज्म, कि स्प्लीन का साइज बढ़ जाना, गैस्ट्रिक एंट्रावास्कुलर एक्टेजिया, की जो गैस्ट्रिक की जो लेयर होती है, जो हमारे एब्डोमेन में जो स्टमक की लेयर होती है, उसके जैसे म्यूकोसा के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है उनका डायलेशन स्टार्ट हो जाता है और वहां से मतलब फटने के चांसेस रहते हैं, ब्लीडिंग के चांसेस रहते हैं, जिसको गैस्ट्रिक एंट्रावास्कुलर एक्टेजिया बोला जाता है। ऐसे ही जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं हमारे एब्डोमेन में, उसके ऊपर जो लेयर कवरिंग होती है जिसको कि पेरोटोनियम बोलते हैं, जब उसमें किसी इन्फेक्शन की वजह से सिरोसिस होने के बाद, क्योंकि इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और बॉडी के अंदर इन्फेक्शन बहुत जल्दी लगने के चांसेस रहते हैं, और खासकर हमारे एब्डोमेन में, कि जो वहाँ की लेयर होती है उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वो इन्फ्लेम हो जाती है, सूज जाती है, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरोटोनाइटिस।
और जब ये इसी लीवर के वजह से जो हमारे किडनी होता है उसके ऊपर कोई दुष्प्रभाव का इफेक्ट पड़ता है, या जो किडनी अच्छे से काम नहीं कर पाती है, लीवर के कुछ सीक्रेट नहीं कर पाता लीवर अच्छे से एंजाइम, तो उसकी वजह से किडनी भी अच्छे से काम नहीं कर पाती है, क्योंकि ये पूरे एक मल्टी ऑर्गन सिस्टम चलता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। कि जब किडनी में यूरिया बढ़ने लग जाए, क्रिएटिनिन बढ़ने लग जाए, तो उसको बोलता है हेपेटोरेनल सिंड्रोम्स। ये जितने भी ये कॉम्प्लिकेशन हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि यदि ये कॉम्प्लिकेशन, तो पहले हम पहचाने कैसे कि यही है, कि गैस्ट्रिक इंट्रावास्कुलर एक्टेजिया को कैसे पहचाने, या हेपेटोरेनल सिंड्रोम है तो हमें कैसे पता चलेगा हेपेटोरेनल सिंड्रोम पेशेंट को हो रहा है, तो हम इसका कैसे पहचाने टेस्टों के आधार पे। और दूसरा हम ये हो गया तो हम इसको कैसे मैनेज करें, ये हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। और हेपेटिक एंसेफेलोपैथी अच्छी जिसको कंडीशन बोलते हैं, कि ये तो हमने प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से पढ़ लिया है, ब्रीफली देख लिया है। हेपेटिक एंसेफेलोपैथी और कोगुलोपैथी की कंडीशन भी हमने पढ़ लिया, जो और कंडीशन रहेगी इनको भी हम धीरे धीरे करके एक एक करके हम पूरा पढ़ लेंगे। और जिन पेशेंटों में एक बार सिरोसिस हो जाए तो उसके अंदर में जो हेपेटिक सेल कार्सिनोमा होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उनके कॉम्प्लिकेशन के रूप में, तो हमें इसका भी ध्यान देना चाहिए। और जब हम पेशेंट का टेस्ट कराते हैं, जैसे कि एक बार पेशेंट को लिवर सिरोसिस हो गया हमने देख लिया, तो हमें उसमें लैब रिपोर्ट्स में क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज मिलती है, क्या क्या चेंजेस दिखते हैं। जैसे जब हम सीबीसी कराते हैं तो उसके अंदर हमें एनीमिया दिखता है, हीमोग्लोबिन का कम दिखना है, आरबीसी का कम दिखना दिखता है, जो डब्ल्यूबीसी सेल्स होते हैं सीबीसी के अंदर वो भी कम मिलते हैं हमें, या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया प्लेटलेट्स भी बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं हमें। ये क्योंकि ये सारी जितने भी हैं ये वाले ये सब लीवर सिक्रीट करता है, या लीवर के कहीं ना कहीं यूज रहता है इनको बनाने के अंदर। और जब लीवर ही पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, अपना काम नहीं कर पाता, उनकी वजह से ब्लड के अंदर कम हो जाता है, जैसे कोगुलोपैथी या ब्लूरुबिन हाइपर ब्लूरुबिनीमिया की ब्लूरुबिन बॉडी के अंदर बढ़ गया है ज़्यादा ब्लड के अंदर, क्योंकि जो डायरेक्ट से डायरेक्ट के लिए जो चेंज होता है ब्लूरुबिन वो ये करता है लीवर। जब लीवर में प्रॉब्लम हो जाती है इस वजह से वो ब्लूरुबिन चेंज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ब्लूरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है और एक जॉन्डिस जैसे सिम्टम्स दिखने को मिलने लग जाते हैं, कि पेल हो जाता है। जो चाइल्ड पुश क्लासिफिकेशन है ये बताता है कि हमें कैसे पेशेंट को देखेगी वो किस स्टेज पे पेशेंट पहुंच गया है, कि उसकी सीवियरिटी कैसे पहचाने, कि वो कब तक मतलब भी चलेगा लीवर, कब तक पेशेंट जिंदा रहेगा। उसको देखने के लिए हमारे पास 1, 2, 3 पॉइंट के हिसाब से हम देखते हैं। जैसे एंसेफेलोपैथी की कंडीशन, कि पेशेंट को एक बार एंसेफेलोपैथी हो जाए तो उसके अंदर हम ग्रेड के हिसाब से 2 पॉइंट 3 पॉइंट देंगे, नहीं है तो 1 पॉइंट देंगे। पेट के अंदर पानी भरा हुआ है, नहीं भरा हुआ तो 1 पॉइंट देंगे, मतलब मॉडरेट है, बीच का सा है तो 2 पॉइंट देंगे, ज़्यादा भर गया तो 3 पॉइंट देंगे। ऐसे बिलिरुबिन को देख के कि 2 से कम है तो 1 पॉइंट, 2 से 3 है, 3 से ज़्यादा है तो 3 पॉइंट। पीटीआईएनआर जो कोगुलेशन वो है कि पीटीआईएनआर 1.7 से कम है, 1.7 से इतने हैं, तो इस हिसाब से हम ग्रेड ए बी सी करके सीवियरिटी देख लेंगे। जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ज़्यादा सीवियर होगा, और जितना ज़्यादा कम होगा उतना कम सीवियर होगा। और इसको देखा गया है कि जो ग्रेड ए की कंडीशन है इसके जो पेशेंट होते हैं वो यदि ग्रेड 5 से लेकर 6 पॉइंट हमें मिलते हैं तो पेशेंट 1 साल तक तो अच्छे से जिंदा रहेगा, पर जो दूसरा साल है उसका पेशेंट को उसमें 85% चांस है कि वो दूसरा साल पार कर दे। ऐसे ही देखा जाता है ग्रेड बी के अंदर कि पेशेंट मतलब इसके अंदर 80-60 रहता है, कि 1 साल तक तो 80% है कि वो जिंदा रहेगा, पर जो दूसरा साल है वो मुश्किल से 60% पार कर जाए, नहीं कर पाए 60%। ऐसे जब ग्रेड सी हो जाए तो उसमें हम देखते हैं कि जब 10 से ऊपर मिले कि 35 से 40% रहता है, कि 40% है कि 1 साल तक जिंदा रहेगा, और 35% है कि दूसरा साल तक पेशेंट जिंदा रहेगा। तो ये उसका एक ग्रेडिंग सिस्टम है, इसको चाइल्ड पुश बोलते हैं। तो बेसिकली हमारे लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसके अंदर हम बेसिक जो हमारा मेन प्रोटोकॉल रहता है वो कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करना रहता है, कि सिरोसिस की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन ना है जिससे पेशेंट की ज़्यादा ही सीरियस कंडीशन हो जाए, तो उसको हमें मैनेज करना होता है। वो नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे एक एक करके कि कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन आए तो क्या करना चाहिए। धन्यवाद।